हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू भारद्वाज करियर क्लासेस। होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स तो खुला है ही आप लोगों के लिए। चलिए, तो चैप्टर का आई थिंक वी आर डन विद चैप्टर का 25% पार्ट। प्रीवियस 3 पार्ट्स में आपको वीडियो दिख जाएगी जिसमें डिजीज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन हो रखी है अच्छी खासी। ठीक है, ओके। तो अब ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा, इम्यूनिटी। कोविड के टाइम पे इसकी बड़ी चर्चा थी, राइट? हर कोई ज्ञान दे रहा था इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, इम्यूनिटी को कैसे सही रखना है। एवरीवन वाज डॉक्टर ड्यूरिंग कोविड। जिसको नहीं भी ज्ञान है वो भी ज्ञान दे रहा था। बट एक्चुअली ये इम्यूनिटी कैसे बनती है, कैसे आप इसको मेंटेन करके रख सकते हो, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को मैं अगर सिंपलर टर्म में समझाऊं तो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़। कि आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट कैसे फाइट कर रही है, दैट इज़ इम्यूनिटी। तो इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि हर किसी के लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी के रहने खाने का तरीका अलग होता है। तो इम्यूनिटी बॉडी की बनती कैसे है? हाँ, आपके मेंटल हेल्थ से भी बनती है, आपके फिज़िकल हेल्थ से भी बनती है, आपके लाइफस्टाइल से भी बनती है। काफ़ी कुछ फैक्टर होता है जो इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ एडवाइजेबल दैट ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, और उस फूड में प्रॉपर आपका फाइबर का अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट, विटामिन का अमाउंट, हर चीज़ का अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज इट विल होल डिस्टर्ब योर बॉडी। सेकेंड पॉइंट, क्यों नहीं हम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं? अगर अपने आपने इम्यूनिटी पे ध्यान दिया ना, लाइफ में कभी भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आई थिंक दिस इज़ आज के टाइम में दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से भी इम्यूनिटी ख़राब होती है। एंड स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। ऐसा तो कोई भी नहीं है संत महात्मा कि जिसको स्ट्रेस ना हो। तो स्ट्रेस आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्यूनिटी को थोड़ा सा हिला देता है। लोग कहते हैं कि मेरी तो डाइट बहुत अच्छी है, मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ, मैं तो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ, फिर क्यों ऐसे हो जाता है? तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। जैसा सोचोगे वैसा चीज़ हो जाएगा। वो तो मैंने भी बहुत जगह फील किया है इस चीज़ को, राइट? अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत नेगेटिव सोचोगे ना तो लिटरली वो ख़राब हो जाएगी। पढ़ाई को लेकर के नेगेटिव तो वो अच्छी भी होनी होगी तब भी ख़राब हो जाएगी। तो इम्यूनिटी इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़। ओके, तो अगर मैं इम्यूनिटी के बारे में और कुछ 2-4 चीज़ें बोलूँ तो एक इम्यूनिटी होती है जब हम बॉर्न होते हैं तो उस वक्त की इम्यूनिटी होती है। जैसे अंडर 10 ईयर्स, जब हमें अकल नहीं है कैसे खाना है, क्या खाना है, तो जो एडवाइस किया जाता है वही चीज़ हम लोग खाते हैं। लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते जो हमारी टीनेज वाली लाइफ होती है, उसके बाद वाली इम्यूनिटी हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये 2 तरीके की इम्यूनिटी है, राइट? तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन से। एंड आप लोग लिख सकते हो लाइक एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज़। ठीक है, और किसी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो मौसम चेंज होता है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है हल्का सा मौसम चेंज में भी तबीयत खराब हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ इम्यूनिटी। ओके, तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी है आपकी 2 टाइप की, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज समथिंग फैमिलियल, कि मतलब आपकी फैमिली में कैसा इम्यूनिटी चलता आ रहा है। इट इज़ समथिंग जेनेटिक, कि आपके फैमिली के जीन्स में उस इम्यूनिटी को कैसा है। एंड इट इज़ समथिंग प्रेजेंट बाय बर्थ, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, प्रेजेंट बाय बर्थ। लाइक बर्थ के टाइम पे जो इम्यूनिटी रही है वो दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बॉडी की बनाता कौन है? 5 टाइप्स ऑफ बैरियर हैं जो इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, एक अभी आगे डिलीट करके लिखेंगे, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। ठीक है,
एंड ये हो गए आपके कुछ टाइप ऑफ बैरियर। बैरियर्स मतलब क्या होता है? रुकावट। इन बैरियर की वजह से हमारी बॉडी में बनती है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। फिजिकल बैरियर में अगर मैं लिखूं तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला बैरियर आता है स्किन। ऑब्वियसली अगर आप देखा जाए तो आपकी बॉडी ओवरऑल पूरे स्किन से प्रोटेक्टेड है, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करने की कोशिश करेगा ना तो सबसे पहले स्किन फाइट करेगी उसके लिए। एंड बाय चांस अगर एंटर कर भी गया तो दूसरा है आपका म्यूकस लाइनिंग ऑफ। म्यूकस लाइनिंग मतलब कि आपके हर ऑर्गन के लाइनिंग में कुछ सेल प्रेजेंट है जो म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस, व्हाट म्यूकस डू? म्यूकस ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पुश इट आउट ऑफ द बॉडी। म्यूकस एक सेमी जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होकर के आगे की तरफ बढ़ नहीं पाते। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये म्यूकस? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जिसको जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, एंड आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये कुछ ट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। इस म्यूकस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप होकर के बॉडी के बाहर पुश कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आता है? एसिड, सलाइवा एंड टीयर। आपके स्टमक में एसिड है? बिल्कुल है। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पीएच क्या है? समथिंग 2.6 है। इतना हाईली एसिडिक पीएच पेट में कर क्या रहा है? क्यों नहीं पेट की वॉल्स खराब हो रही हैं? तो आवर वॉल इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, जिसको इस एसिड से प्रोटेक्ट किया गया है। ये एसिड कर क्या रहा है? बाय चांस अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक में एंटर हो जाता है तो उस एसिड की वजह से उसको किल कर दिया जाएगा। तो एसिड कौन सा है? HCl। सलाइवा में एंजाइम कौन सा आपका आता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम आता है। और इस एंजाइम की वजह से होता क्या है? पहले तो फूड डाइजेस्ट होगा ही, शुगर डाइजेस्ट होती है सबसे पहले, स्टार्च से इसमें ग्लूकोज, लेकिन उसके बाद इस एंजाइम में कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। टीयर में भी प्रेजेंट है। टीयर में आपका लाइसोजाइम प्रेजेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए, रोने से स्किन पे ग्लो आता है। एंड ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन हाँ कभी कभी इट्स फाइन। हाँ, लेकिन टीयर में एंजाइम भी प्रेजेंट है। काफ़ी एक्सरसाइज योगा के टाइम पे इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि कॉन्टिन्यूसली सी योर थंब सो दैट एक्सेस जो आपके आईज में फ्लूइड है वो बाहर आ जाए। देन आपका है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, फाइट करता है बॉडी में। टाइप्स ऑफ WBC में आपके आते हैं PMNL, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। PMNL ये फाइट करते हैं आपकी बॉडी में एंड एक्ट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। और क्या क्या है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स जिनको NK सेल्स कह रहे हैं। दीज आर ऑल फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटोज मतलब कि डेड एंड डैमेज्ड सेल पार्ट को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट करना। तो ये अभी आपके हुए 3 तरीके के बैरियर। एंड यस, देयर आर नॉट 5, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड आपका सेलुलर। एक लास्ट टाइप ऑफ बैरियर बचता है, दैट इज साइटोकाइन। तो मैं इधर से फिजिकल रब करती हूँ एंड यहाँ पे साइटोकाइन को इंट्रोड्यूस करती हूँ। आपका आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर काम करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल पे। कैसे सेल पे? वायरस इन्फेक्टेड सेल पे। वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या रिलीज करते हैं? इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? बहुत MCQ आता है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा। सपोज वायरस बॉडी में एंटर किया, उस वायरस ने एक पर्टिकुलर जगह के सेल को अटैक करा। अब वो नॉर्मल सेल चाहेगा नहीं कि मेरे अगल बगल वालों को भी हार्म हो, तो वो जो डैमेज्ड सेल पार्ट है वो क्या रिलीज करना शुरू करेंगे?
इंटरफेरॉन्स, और बाकी अदर हेल्दी सेल को अलर्ट कर देंगे कि वायरस हैज़ एंटर्ड एंड बी अलर्ट, अपना कोई शील्ड वगैरह तैयार कर लो। तो एक तरीके का ये अलार्मिंग सिग्नल है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज़ करते हैं। आपकी दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, या आ भी गया होगा कई बच्चों के, तो कि भाई कोविड के टाइम पे इस इंटरफेरॉन को क्या हो गया था, इतना ज़्यादा वायरस ने अटैक किया, तब क्यों नहीं इंटरफेरॉन्स को रिलीज़ करके बचा लिया गया। तो होता क्या है ना, फिर वायरस की क्षमता के ऊपर भी तो है। कोविड का वायरस म्यूटेट बहुत जल्दी हो रहा था, उस म्यूटेशन में इंटरफेरॉन्स वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच सेल इज़ वायरस इन्फेक्टेड एंड विच सेल इज़ हेल्दी एंड व्हाट टू डू। तो इट्स ऑल डिपेंड कि वायरस की कितनी कैपेसिटी है और कितनी नहीं है, उस हिसाब से बॉडी फंक्शन करती है। ठीक, तो ये कुछ जो बातें लिखी, ये सारी बातें किसके बारे में थी? इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसा आपका बाय बर्थ इम्यूनिटी है वैसा होता है। अगर आप प्री मैच्योर बेबी के बारे में बात करो, जो बच्चे 6-7 महीने में बॉर्न हो जाते हैं, कई बच्चों को फिर प्री नेटल आईसीयू में रखा जाता है, 2-3 महीने तक रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन बच्चों की इम्यूनिटी सही नहीं होती है, सही नहीं इन द सेंस वीक होती है, थोड़ी बहुत उनको केयर की ज़रूरत पड़ती है प्री मैच्योर बॉर्न चिल्ड्रन को। क्यों? 7 मंथ तक मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि लाइक आफ्टर 7 मंथ बेबी इज़ रेडी टू डिलीवर, इफ़ यू वांट देन वी कैन डिलीवर द बेबी। तो वो 8-9th मंथ में क्या होता है, 8-9th मंथ में मदर के यूट्रस से उन बेबी को ऐसे एंटीबॉडीज़ मिलते हैं थ्रू प्लेसेंटा, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होती है। अब अगर किसी कंडीशन की वजह से बेबी 7 मंथ में डिलीवर हो चुका है, तो वो जो 8-9th वाला मंथ का जो इम्यूनिटी पावर था वो उसने मिस कर दिया, तो वही वाली इम्यूनिटी आईसीयू में उनको दी जाती है, थोड़ा प्रोटेक्टेड रखा जाता है। बट कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी भी होती है प्रीमैच्योर होने के बावजूद, बट कुछ की नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ बॉडी फंक्शन। अब चलते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज समथिंग विच इज एक्वायर्ड थ्रू लाइफस्टाइल। किसकी कैसी लाइफस्टाइल है और आपने अपनी लाइफस्टाइल में कैसा डाइट इंक्लूड किया है, क्या आपका मेंटल सेट माइंड है, क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, एवरीथिंग इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर का मतलब ये होता है ना, एक्वायर करना, लेना। तो आप लोग सोच रहे होंगे किस एज के बाद से एक्वायर्ड इम्यूनिटी शुरू होती है, तो जनरली हम लोग कहेंगे आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी काफ़ी हॉर्मोन्स का अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर बिल्डअप करना शुरू करती है। इसीलिए आफ्टर प्यूबर्टी, दैट टीनेज वाला जो एज होता है, उसमें अपनी बॉडी का खास ख्याल रखना पड़ता है, राइट? क्योंकि हो सकता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छी एक्वायर करे एंड हो सकता है ख़राब भी एक्वायर करे, और अगर एक बार ख़राब इम्यूनिटी एक्वायर कर ली देन लाइफ टाइम उसके साथ फिर स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ होगी अब शुरू इंटरेस्टिंग बातें। क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से सुनो। कोविड का ही एग्जाम्पल लेंगे, कोविड मुझे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगता है ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। कोविड के फर्स्ट वेव में आई थिंक 2019 दिसंबर में पहला केस आया था वुहान, चाइना में। इंडिया तक आते आते कोविड मार्च हो गया था, मार्च में इट वाज लॉकडाउन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड वायरस ने मार्च के बाद सब स्प्रेड हो गया था। तो अगर मैं कहूँ कि कोविड वाज फर्स्ट एक ऐसा डिफरेंट वायरस था, बॉडी भी नहीं पहचानती है उसको। तो जब कोई भी नई चीज़ बॉडी को इनकाउंटर करती है ना, बॉडी पहचान नहीं पाती है उसको, पहचानने में उसको टाइम लगता है। जब तक वो पहचानती है तब तक तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। इसीलिए कोविड का फीवर, उसकी मेडिसिन, जॉइंट पेन 10 से 12 दिन तक चल रहा था, राइट? कई लोगों का तो 12 दिन के बाद पूरा मेडिसिन डोज ख़त्म, स्टिल फीवर है, उसके बाद भी दवाई फिर शुरू करी। ऐसा क्यों? वायरस वॉज वेरी न्यू फॉर द बॉडी, अभी आज तक बॉडी ने देखा ही नहीं उसको। तो जब बॉडी में वायरस एंटर किया तो बिल्कुल हर सारे सेल एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद उन्होंने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, बट दे वर नॉट एबल टू लीव अप टू द मार्क। तो दिस फर्स्ट इनकाउंटर इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। बॉडी जो पहली बार रिस्पॉन्स देती है किसी नई चीज़ के लिए, प्राइमरी रिस्पॉन्स। बट उस प्राइमरी रिस्पॉन्स में बॉडी भी बहुत चालाक है, उस वायरस का मेमोरी स्टोर कर लेती है कि अब तुम सेकेंड इनकाउंटर में आना, फिर तुमको बताया जाएगा।
सेकेंड इनकाउंटर जब उसी सेम वायरस का होता है तो बॉडी तो कहते हैं अरे अरे इसको तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसकी तो रग रग से वाकिफ़ है, इस वायरस को इस तरीके से ट्रीट करना है, ये एंटीबॉडी रिलीज करनी है एंड ऐसे इसको किल कर देना है, तो दैट इज सेकेंड इनकाउंटर। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी जनरेशन। हमारी बॉडी मेमोरी बना लेती है, सारे सेल की हेल्प लेकर के मेमोरी बना ली जाती है कि भाई ऐसा ऐसा वायरस है, इसके साथ ऐसा ऐसा ट्रीट करना है, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्म करने वाला है। लेकिन फिर कोविड के सेकेंड वेव में क्या हुआ कि पहली वेव में तो काफ़ी लोग पॉजिटिव हो गए थे, काफ़ी लोग सेकेंड वेव में फिर पॉजिटिव हुए, फिर वही सेम हालत ख़राब हुई। तब क्यों नहीं मेमोरी बना पाई बॉडी? सेकेंड वेव में वायरस म्यूटेट हो गया था, और म्यूटेट होने का मतलब कुछ नया वायरस का फॉर्म बन गया, उस म्यूटेशन की वजह से सारा खेल ख़राब हो गया। तो फिर वैक्सीन कैसे बनाई गई? फर्स्ट वेव का वायरस, सेकेंड वेव का वायरस, सारे वायरस की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। उन्हीं स्ट्रक्चर मतलब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था, उन्हीं स्ट्रक्चर को स्टडी करके फिर वैक्सीन बनाई गई। दिस इज़ द टोटल होल प्रोसीजर एक वैक्सीन बनाने का। एंड अब कुछ लाइक 19 कुछ बाद से क्या होने लगा, टीका देना शुरू करने लगे। बचपन में जब हम लोग 1 ईयर के अंडर होते हैं या फिर 1.5 ईयर के अंडर होते हैं तो काफ़ी हमें भी वैक्सीन्स लगती हैं, कुछ 5-6 टीके लगते हैं। पोलियो जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल इज़ पोलियो वैक्सीन। पहले क्या होता था, पोलियो वायरस ने अगर अटैक किया तो बॉडी विल बी पैरालाइज्ड। काफ़ी बच्चे पोलियो वायरस के साथ, पोलियो डिजीज़ के साथ पैदा होते थे तो बॉडी पैरालाइज्ड। बट अब क्या होता है, पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, विद इन मंथ्स दे दिए जाते हैं। क्यों? उस वैक्सीन में क्या है, पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर। जैसे ही वो वैक्सीन आपकी बॉडी में जाती है और वो है, और फिर डिजीज़ क्यों नहीं हो रहा है उस वैक्सीन से? क्योंकि उस वायरस का डेड फॉर्म है। वो डेड फॉर्म मतलब वो जीन साइलेंट कर दिया गया है जिसकी वजह से खांसी जुकाम हो रहा था, जिसकी वजह से हालत ख़राब हो रही थी। तो बस हमने एक वीक वायरस एंटर किया है बॉडी में ताकि बॉडी उसकी मेमोरी को पहचान ले। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद फीवर वगैरह आना इज़ नॉर्मल। ओके, तो काफ़ी कुछ रिलेट किया होगा आप लोगों ने इसमें। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके से बॉडी में बनती है, ठीक है। पहला आपका आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, दूसरा आपका आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये 2 तरीके से, मतलब इन्हीं दोनों रिस्पॉन्स की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है बॉडी में। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? किसी भी पैथोजन का फर्स्ट इनकाउंटर। और ये कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का होता है। लो इंटेंसिटी का मतलब इतनी ज़्यादा इसकी अभी पावर नहीं है कि बचा सके, तो हो सकता है फर्स्ट इनकाउंटर में भी डेथ हो सकती है, क्योंकि बॉडी अभी धीरे धीरे पहचानने की कोशिश कर रही है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है। ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है, पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी बस आप नोट डाउन कर लो। 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है GAMED, जिसमें से कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM एंटीबॉडी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होता है? उसी सेम पैथोजन का सेकेंड इनकाउंटर, सेम पैथोजन, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन। और ये कैसी होती है? इट इज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि सेकेंड इनकाउंटर में अगर उस सेम पैथोजन ने एंटर किया तो बॉडी बचा लेगी आपको, क्योंकि मेमोरी आ चुकी है। और उस सेकेंड इंटेंसिटी की वजह से 3 से 4 दिन तक सिम्टम रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्योर होने लगता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है? IgG एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता है। तो ये सब एंटीबॉडी लेवल बढ़ने का मतलब है किस तरीके से बॉडी में इम्यूनिटी को बनाना है, किस तरीके से स्टोर करना है, कैसे क्योर करना है, वो सारी कहानी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये 2 तरीके के रिस्पॉन्स से बनती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अभी कुछ बातें और हैं, थोड़ा ब्लैक बोर्ड क्लीन कर लिया जाए, फिर बताते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स में और कौन सी कुछ बातें हैं। ओके, सो हमने प्राइमरी रिस्पॉन्स को डिस्कस करा, अब डिस्कस करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स को। ठीक, जैसा कि मैंने बोला कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स की वजह से मेमोरी जनरेट हो रही है। अब मेमोरी जनरेट ऐसे अपने मन से तो होएगी नहीं, कुछ तरीका होगा। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? लिम्फोसाइट्स की। और लिम्फोसाइट्स में भी किसकी हेल्प चाहिए? बी सेल
और टी सेल की। तो अगर बी सेल की बात करें तो बी सेल ओरिजिनेट किधर होता है? बोन मैरो में। बी का मतलब ही यहाँ पे बोन मैरो है। मैच्योर किधर होता है? वो भी बोन मैरो में होगा, मैच्योर, राइट। ओके, टी सेल ओरिजिनेट किधर होगा? इट ओरिजिनेट इन बोन मैरो, बट इट ओरिजिनेट इन बोन मैरो, बट मैच्योर कहाँ होता है ये? थाइमस। मैच्योर कहाँ होगा? थाइमस में। टी मतलब थाइमस। थाइमस एक आपका ऐसा ऑर्गन है जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड एज के साथ साथ उसका साइज भी छोटा होते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टी सेल्स कम होते जाते हैं एज के साथ एंड 50-60 आते आते इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाती है। दैट इज़ ड्यू टू साइज ऑफ द थाइमस। ठीक, बी सेल हेल्प क्या करता है? इट मेक एंटीबॉडीज। बी सेल क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। एंड टी सेल क्या करता है? हेल्प टू रिकॉग्नाइज बी सेल। ये हेल्प करता है बी सेल की रिकॉग्नाइज करने में कि विच टाइप ऑफ पैथोजन इट इज एंड इसके साथ कैसे ट्रीट करना है। ओके, बी सेल की वजह से जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है उसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। बी सेल की वजह से बॉडी में ह्यूमरल इम्यूनिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू नंबर ऑफ बी सेल इन ब्लड। ह्यूमरल का मतलब ही क्या होता है? ब्लड। ओके, टी सेल की वजह से कैसी इम्यूनिटी बनती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी बनती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI इम्यूनिटी। कैसी इम्यूनिटी? CMI इम्यूनिटी टी सेल की वजह से। थोड़ा सा और ब्रीफ दूं कि ये बी सेल टी सेल काम कैसे करते हैं। नाउ ये सपोज करो कि ये बी सेल है एंड ये लगे हुए हैं इस पे रिसेप्टर्स, इस तरीके से ये इस पे लगे हुए हैं रिसेप्टर्स। बी सेल, ये आपका टी सेल है, इस पे भी यही रिसेप्टर्स लगे हैं एंड एक्चुअली ये रिसेप्टर्स बने किसके हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड की चेन से। तो हम जो कहते हैं कि कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया, एक्चुअली ये रिसेप्टर का सीक्वेंस बदल रहा था बार बार। रिसेप्टर का सीक्वेंस बदलेगा तो वायरस भी म्यूटेट होगा। नाउ सपोज करो टी सेल के यहाँ पे रिसेप्टर के पास आकर के एंटीजन ने इसको कर दिया है अटैच, इस तरीके से ये एंटीजन यहाँ पे आकर के अटैच हो गया। अब टी सेल सारे एंटीजन्स को इसने पकड़ा जितने इतने पकड़ सकता था और किसके पास गया? बी सेल के पास। किसके लिए? रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कि देखो भाई इस तरीके का पैथोजन एंटर हुआ है, क्या पहचानते हो? पहचानते हो तो जरा फटाफट एंटीबॉडी रिलीज करके बॉडी को सही करो, नहीं पहचानते हो तो इसकी मेमोरी लगा लो। तो बी सेल क्या करता है? बी सेल के रिसेप्टर में भी इस तरीके से एंटीजन्स अटैच हो जाते हैं। अब बी सेल क्या हो जाता है? ट्रिगर। बी सेल क्या हो जाता है? ट्रिगर। ट्रिगर मतलब एक्टिवेट। क्या हो जाता है ये? एक्टिवेट। और ट्रिगर होने के बाद ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या बनाती है? अगर पहचानते हैं उस एंटीजन को तो प्लाज्मा सेल बनाएगी एंटीबॉडीज, और अगर नहीं पहचानते हैं एंटीजन को तो मेमोरी सेल में क्या हो जाएगा? स्टोर कर दी जाएगी मेमोरी कि सेकेंड इनकाउंटर के लिए बी अलर्ट इफ दैट सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी। तो ये बी सेल और टी सेल कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इन रिसेप्टर्स का भी नाम है, ऐसा नहीं है कि इसको रिसेप्टर कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में इसको हम MHC कहते हैं, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये टी सेल दो तरीके के होते हैं, 2 टाइप ऑफ टी सेल हैं, टी हेल्पर और टी
साइटोटॉक्सिक, H इज हेल्पर एंड C इज साइटोटॉक्सिक। तो जब जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे TH को या फिर TC को एक्टिवेट कर लिया जाता है और B सेल T सेल आपस में कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, ओके, ये हो गई बातें आपकी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स किसकी वजह से है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसकी वजह से है। अब आते हैं एंटीबॉडीज़ पे। ठीक, हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, एंटीबॉडी। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके भी वापस से उन चीज़ों को बार बार सुन सकते हो। ऑनलाइन चीज़ों का एक तो यही फ़ायदा होता है कि आप वीडियो को पॉज करके वापस से सुन सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल इन ऑफलाइन क्लास कि टीचर सामने पढ़ा रहा है और टीचर को बोलो पॉज रिपीट, राइट। ओके, तो हेडिंग डालते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नेचर कैसा है? इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन का बना हुआ है। इसका मतलब तो सीधा सीधा लिंक बैठता है कि जैसी आपकी डाइट और जैसी सोच वैसा नंबर ऑफ एंटीबॉडी जनरेट होगा। स्टडी भी कहती है इफ़ यू आर पॉजिटिव एंड खुश रहते हो अगर आप बिना किसी रीज़न के, तो बॉडी में एंटीबॉडी का लेवल वैसे भी अच्छा रहेगा। तो ये बना किसका है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीनेशियस नेचर, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का बना हुआ है। एंटीबॉडी के नंबर को मेंटेन करके कौन रखता है? बी सेल उसके नंबर को मेंटेन करके रखता है। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। IG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। IG का क्या मतलब है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन वर्ड सुना होगा 11th क्लास का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। प्लाज्मा में 3 तरीके की प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये वही वाला ग्लोब्यूलिन है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग इम्यूनिटी में लिखते थे। तो 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ दिख रही होंगी, GAMED। IgG एंटीबॉडी का नंबर कब बढ़ता है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। और IgG क्या करती है? क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मतलब मदर के प्लेसेंटा से बेबी तक पहुंचेगा एंड बेबी को इम्यूनिटी मिलेगी। इस तरीके की पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। IgA एंटीबॉडी कहाँ पर आपका बढ़ता है? IgA एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। कहाँ प्रेजेंट है ये? कोलेस्ट्रम। एंड कोलेस्ट्रम इज द yellowish liquid which is present in first feeding of new mothers. IgM एंटीबॉडी का क्या है? ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में इसका नंबर बढ़ जाता है IgM एंटीबॉडी का। IgE एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है भाई? इसका नंबर बढ़ता है ड्यूरिंग एलर्जी। बॉडी में अगर एलर्जी है किसी चीज़ की तो IgE का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड IgD का जो फंक्शन है अभी तक थोड़ा अनआइडेंटिफाइड चल रहा है कि साइंटिस्ट नो कि IgD एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द बॉडी, बट व्हाट इट डज एग्जैक्टली डू अभी नहीं पता। तो उसके ऊपर एग्जैक्टली रिसर्च अभी है। जानना कितना है? सिर्फ GAME, गेम के बारे में, जो कि 1 पॉइंट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। IgG एंटीबॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, मोर इन नंबर में कितनी? अप्रॉक्स 60% या आप 80% लेके भी चल सकते हो। सबसे ज़्यादा नंबर IgG एंटीबॉडी का होता है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडी, बना किसका है। अब चलते हैं आपके स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे, जो बड़ा ही खूबसूरत से डायग्राम बनाया हुआ है NCERT ने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ओके, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का सीन दिख रहा होगा। हम इसको कहते हैं कि ये वाई टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऐसा। ठीक, वाई टाइप स्ट्रक्चर में ये जो है ये है इसकी हैवी चेन,
मतलब दिस लॉन्ग लाइन, ये जो है ये है इसकी लाइट चेन, ठीक है, हेवी चेन, एंड दिस इज लाइट चेन। यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है इसके, राइट, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज FAB रीजन और एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग रीजन, और इसको CDR रीजन भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। मतलब जिस कॉम्प्लीमेंट का एंटीजन है उसी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी के साथ वो वहाँ जा कर के बाइंड करेगा। तो उस एरिया का ये 3 नाम है। अब मैंने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड में एक तरफ होता है N टर्मिनल और एक तरफ होता है C टर्मिनल। तो लिख देते हैं यहाँ पे ये N टर्मिनल, N टर्मिनल, एंड यहाँ पे ये C टर्मिनल एंड ये यहाँ पे C टर्मिनल। ठीक, ये दोनों चेन आपस में ज्वाइन कैसे हैं? कुछ इस तरीके से डाई सल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन है। कैसे ज्वाइन है? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। और कहाँ पढ़ा है डाई सल्फाइड बॉन्ड की ज्वाइनिंग? बायोटेक्नोलॉजी में, इंसुलिन में भी पढ़ा था कि दोनों चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन है। तो अगर डायग्राम में लेबल किया हुआ है इसको XYZ कि ये कौन सा बॉन्ड है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। और एंटीबॉडी का जो फॉर्मूला है वो लिखते कैसे हैं? H2L2, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, राइट, जिसमें कि याद रखना है कि FAB रीजन का मतलब क्या है। वहीं पे जाकर के एंटीजन जो है वो कुछ इस तरीके से, अगर उसका ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री का स्ट्रक्चर है तो वो यहाँ पे ऐसे बाइंड कर जाएगा एंड फिर एंटीबॉडी उसको इनगल्फ कर लेगी। इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन भी कहते हैं। जिस कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस का एंटीजन है उसी कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस का एंटीबॉडी भी होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नेक्स्ट और इस वीडियो की लास्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सुना होगा कि अगर किसी पेशेंट को किडनी की ज़रूरत है, लीवर की ज़रूरत है, हार्ट की ज़रूरत है, तो हम एक परफेक्ट डोनर फाइंड आउट करते हैं। उस डोनर में हम क्या परफेक्शन देखते हैं? ब्लड ग्रुप देखेंगे, एंटीबॉडी का लेवल देखेंगे एंड काफ़ी चीज़ें मैच की जाती हैं। ठीक, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग क्या क्या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, किडनी, बोन मैरो, और उसके लिए क्या फाइंड आउट करना होता है कि डोनर की कंपैटिबिलिटी कितनी है, कौन कितना उसमें परफेक्ट मैच हो रहा है, कितनी कंपैटिबिलिटी है डोनर की। ठीक है, ओके। देन आफ्टर दैट, जब पेशेंट की बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं या फिर इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को ग्राफ्ट भी कहा जाता है, ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, ग्राफ्ट भी कहा जाता है। ठीक, तो पेशेंट की बॉडी में क्या लेवल चेक किया जाता है? TH लेवल। क्या लेवल चेक किया जाता है? TH लेवल। कि पेशेंट की बॉडी में ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के बाद TH का क्या लेवल है, हेल्पर टी सेल का क्या लेवल है। अगर हेल्पर टी सेल अमाउंट में बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऑर्गन उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इसका नंबर नहीं बढ़ रहा, दैट मीन्स उसकी बॉडी ने वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं किया है। हो सकता है उसकी बॉडी वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे, बिकॉज दैट इज समथिंग फॉरेन टू हिज बॉडी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन will occur if patient body
reject the organ or number of TH cell decreases। इन कुछ रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टाइप्स क्या क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में? एक है आपका एलोग्राफ्ट, एक है आपका ऑटोग्राफ्ट और एक है आपका जीनोग्राफ्ट। ये कुछ टाइप्स हैं ग्राफ्टिंग में। एलोग्राफ्ट क्या होता है? जो कि ट्विन्स के बीच में होता है, यू नो, सेम स्पीशीज में आप ट्विन्स में यूज़ कर सकते हो। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? सेल्फ, कि पेशेंट की बॉडी से ही, उसी के बॉडी से कोई पार्ट स्किन का, जैसे बर्निंग का जो केस होता है तो उसमें क्या करते हैं, थाई एरिया से थोड़े स्किन लिए जाते हैं, वही स्किन ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, उसी स्किन से सर्जरी कर दी जाती है। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है? टोटली डिफरेंट स्पीशीज, दोनों ही स्पीशीज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो जीनोग्राफ्ट का सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, यू नो, इस केस में बॉडी ज़्यादातर रिजेक्ट कर देती है। सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा ऑटोग्राफ्ट में, जो बॉडी के सेल्फ से ही स्किन का पार्ट या फिर कोई भी ऐसा एक पार्ट लिया जाता है। मेडिसिन क्या दी जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए इज अ immunosuppressive agent. साइक्लोस्पोरिन ए इज अ immunosuppressive agent. इम्यूनिटी सुप्रेसिव मतलब सप्रेस करना, मतलब ये दवाई पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी सो दैट इन फ्यूचर कभी भी उसका इम्यून सिस्टम एकदम से स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट ना करे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि आपको डोनर की कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है, इसको ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। पेशेंट की बॉडी में टीएच का लेवल हमें चेक करना पड़ता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन किस केस में हो सकता है? नाउ सपोज अगर पेशेंट की बॉडी में टीएच लेवल नहीं बढ़ रहा तो उस केस में रिजेक्शन हो सकती है। टाइप्स: allograft, autograft and xenograft. Allograft is something which can be done between the twins case, and autograft is something which can be from patient's body, that means self body, and xenograft between totally different species. तो जो डायबिटीज़ का केस होता था जब पिग का पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट कर देते थे और बॉडी रिजेक्ट कर देती थी, that is a case of xenograft. Okay, so again we are done with the second part of this chapter, not video, second part of this chapter. कुछ पार्ट्स में डिजीजेज हैं और 2 पार्ट्स में आपको इम्यूनिटी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब वीडियो में मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे लास्ट के बचे 2 पार्ट से, दैट इज आपका एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, एलर्जी एंड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। टिल देन ऑल द बेस्ट।